सुन रहे हैं नाइट मिस्ट्री, जहां हर कहानी में छिपा होता है एक राज, एक ऐसा रहस्य जो आपके सपनों में भी पीछा नहीं छोड़ता। ये कोई आम कहानी सुनाने वाला चैनल नहीं। यहाँ हर शब्द एक परछाई है, हर वाक्य एक दबी हुई चीख और हर अंत एक नई शुरुआत। हर हफ्ते हम आपको ले चलते हैं ऐसी कहानियों की दुनिया में जहां डर सिर्फ आवाज नहीं, एहसास बनकर आपके साथ चलता है। जहां आपको नहीं पता कि कब कहानी खत्म होगी और कब आपका सुकून। और आज की कहानी उस हवेली की है जिसे सबने भुला दिया, सिवाय उसके जो अब भी वहां है। कहते हैं कुछ दीवारें सब कुछ सुनती हैं, कुछ कमरों में हवा नहीं बहती, सिर्फ यादें घुमा करती हैं। और कुछ दरवाजे सिर्फ अंदर जाने के लिए खुलते हैं, बाहर आने के लिए नहीं। आज की कहानी है शापित हवेली की। एक हवेली जो बाहर से खंडहर है, पर अंदर अब भी कोई सांस लेता है। जहां एक आत्मा इंतजार में है, किसी ऐसे के जिसके खून में छुपा है उसका अतीत। तो अब सांसें थाम लीजिए, कमरा बंद कर लीजिए और अपनी कल्पनाओं को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि शुरू होने जा रही है शापित हवेली, सिर्फ और सिर्फ नाइट मिस्ट्री पर। मेरा नाम आरव है। यह कहानी मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी और अजीब घटना है, जिसने मुझे पूरी तरह बदल कर रख दिया। 3 साल बाद मैं अपने गांव लौटा था। माँ की तबीयत खराब थी और पापा ने कहा था कि कुछ दिन गांव में रहकर माँ का ख्याल रखूं। गांव में कदम रखते ही अजीब सी शांति थी, जैसे हर चीज थमी हुई हो। लेकिन जो चीज सबसे अजीब थी वो पुरानी हवेली, गांव से थोड़ी दूरी पर, जो बचपन में हम सब के लिए डर का दूसरा नाम थी। पहली रात माँ ने मुझसे कहा, आरव, उस हवेली के पास मत जाना। वहां अब भी कुछ ऐसा है जिसे समझा नहीं जा सकता। मैं मुस्कुराया। माँ, अब मैं बच्चा नहीं हूं, लेकिन सच कहूं तो उस हवेली का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। बचपन में सुना था उस हवेली में कोई रहता है, कोई जिसे मर जाना चाहिए था, लेकिन वो अब भी वहीं है। अगली सुबह मैंने गांव के पुराने दोस्त नील से मुलाकात की। वो अब भी वहीं था, खेतों का काम संभाल रहा था। मैंने उसे हवेली के बारे में पूछा। उसका चेहरा एकदम फीका पड़ गया। आरव, तुझे नहीं पता, पिछले साल विकास, वो भी गया था वहां। वापस आया तो जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया। अगले ही दिन पंखे से लटका मिला। मैं सन्न रह गया। क्या ये सच था या सिर्फ अफवाह? रात भर करवटें बदलता रहा, मन में बस एक ही सवाल, उस हवेली में ऐसा क्या है जो सब डरते हैं? तीसरी रात मैंने तय कर लिया, अब जवाब चाहिए, चाहे जो हो। रात का वक्त था, पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ और मैं चुपचाप अपने कमरे से बाहर निकला। मां को कुछ पता ना चले, इसलिए मैंने चप्पल तक नहीं पहनी, सिर्फ एक टॉर्च लेकर सीधे हवेली की ओर चल पड़ा। सड़क पर सन्नाटा था, कुत्ते भी ना भौंके, जैसे वो भी उस रास्ते से डरते हों। हवेली दूर से ही अंधेरे में किसी दानव की तरह लग रही थी। छत टूटी हुई, दीवारें जली हुई और दरवाजा आधा खुला। मैं रुक गया, एक गहरी सांस ली और कहा, आरव, अब पीछे मत हट। जैसे ही मैंने चौखट पार की, एक ठंडी हवा की लहर बदन को चीरती हुई निकल गई। छक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं पलटा, भागना चाहा, लेकिन अब बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। जैसे जैसे मैं हवेली के अंदर आगे बढ़ रहा था, मेरी हर सांस भारी होती जा रही थी। सीलन और धुंधलके से भरपूर हवेली में हर कदम मुझे और गहरे डर में धकेलता गया। लेकिन अब डर केवल दिमाग में नहीं था, वह हवेली की दीवारों से, सामान से और हवा में भी महसूस हो रहा था। एक पल ऐसा आया कि मेरी नजर एक पुरानी पेंटिंग पर पड़ी। उसमें एक सहमी सी लड़की की तस्वीर थी, जो एक सफेद साड़ी में थी। उसकी आंखें, वो लाल, गहरी और दुहक भरी थीं। नीचे उसका नाम लिखा था, कविता। मेरे होठों से अनजाने में निकल पड़ा, कविता। और जैसे ही मैंने यह नाम कहा, हवेली की रोशनी झपकने लगी। अचानक एक कुर्सी हवा में उछलकर मेरे पास आ गिरी। मेरे भीतर का डर और भी गहरा हो गया। मेरे आसपास सब कुछ बेहिसाब तरीके से हिलने डुलने लगा। सभी सामान, दरवाजे, कुर्सियां, टेबल, सब कुछ जैसे मुझे धक्का दे रहे थे। और तभी हवेली के चारों ओर से मुझे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मेरे कानों में गूंजते हुए मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अकेला नहीं था। मेरे अंदर घबराहट और बढ़ने लगी और मैं चिल्लाया, "क, क, क, क्या हो रहा है?" लेकिन कोई जवाब नहीं आया।
मैंने समझा ये सब कुछ सिर्फ कविता के कारण हो रहा था। उसके दर्द, उसके बदला लेने की भावना ने पूरी हवेली को अपने आगोश में ले लिया था। अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक अंधेरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुला और मैं वहां चला गया। कमरे के भीतर की अंधी खामोशी ने मुझे और भी डराया। फिर मुझे एक पुराना संदूक दिखाई दिया जो बिल्कुल एक कोने में पड़ा था। मैंने संदूक खोला और उसके भीतर एक पुरानी डायरी पाई जिस पर कविता लिखा था। मैंने डायरी खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पहला पन्ना पलटा, मेरे दिमाग में एक अजीब सी धड़कन महसूस होने लगी। क्या यह सच है? मैंने खुद से पूछा। फिर अचानक मेरी आंखों के सामने ब्लैकआउट हुआ और मैं गिरते हुए बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो बाहर की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। मैं हवेली के उसी अंधेरे कमरे में था, लेकिन अब सब कुछ खामोश और स्थिर था। मेरे सिर में हल्का दर्द था और पूरा शरीर थक चुका था, जैसे कई घंटों से बेहोश पड़ा हूं। मैं धीरे धीरे उठा और देखा, मेरे हाथ में वही डायरी थी, कविता की डायरी। वो पुरानी, धूल भरी, लेकिन अब जैसे उसमें ही सारे जवाब छुपे थे। मैंने एक गहरी सांस ली और बाहर की ओर निकल पड़ा, बिना पीछे देखे। हवेली अब भी वैसी ही थी, लेकिन जैसे वहां की हवा थोड़ी और भारी हो गई थी। गांव तक पहुंचते पहुंचते सुबह अच्छी तरह हो चुकी थी। माँ ने मुझे देखा तो डर गई। आरव, तू पूरी रात कहाँ था? मैंने कुछ नहीं कहा, बस डायरी को सीने से लगाकर अपने कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मैंने डायरी खोली। हर पन्ने पर जैसे सदियों की चीखें दर्ज थीं। पहला पन्ना। मुझे डर नहीं लगता अब, मुझे सिर्फ इंतजार है उस दिन का जब मेरा सच किसी को छू लेगा, जब कोई मेरे दर्द को पढ़ेगा और उस इंसान तक पहुंचेगा जिसने सब कुछ छीना। दूसरा पन्ना। दादाजी ने सिर्फ हमारा घर नहीं छीना था, उन्होंने मेरे पिता की जिंदगी, मेरी माँ की इज्जत और मेरा बचपन सब कुछ जला दिया। उस रात जब मैं सिर्फ 17 की थी, आरव हर शब्द पढ़ता जा रहा था और उसकी रूह कांपती जा रही थी। अब ये सिर्फ डायरी नहीं थी, ये कविता की आत्मा का बयान था, जो अब आरव के खून तक पहुंच चुकी थी। तीसरा पन्ना। अगर तुम ये पढ़ रहे हो, तो शायद तुम वही हो, उस खून से जुड़े हुए जिसने मेरी चीखों को दबाया। लेकिन अगर तुम सच्चे हो, तो शायद तुम मुझे समझ पाओ। डायरी के आखिरी पन्ने पर कुछ अजीब लिखा था। जिसने सब छीन लिया, वो सिर्फ तेरा दादा नहीं था, उससे भी पहले उसके बाप ने ही आग लगाई थी मेरे पूरे वजूद में। अगर तू सच्चाई जानना चाहता है, तो हवेली के तहखाने में जा, वहां एक और सच दबा है। आरव को झटका लगा। ये सब मेरे दादा नहीं, उनके पिता ने शुरू किया था। अब यह सिर्फ बदला नहीं था, यह एक पीढ़ियों से चलता आया श्राप था। आरव फिर हवेली गया। इस बार दिन में उसे वो सीढ़ियां मिली जो जमीन के नीचे जाती थीं। नीचे उतरते ही अंधेरा, ठंडी हवा और दीवारों पर जले हुए हाथों के निशान थे। वहां एक पुराना तिजोरी जैसा दरवाजा था। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक पुराना रजिस्टर, कुछ जले हुए फोटो और एक मिट्टी से सनी हुई साड़ी मिली। और उसी के साथ एक और चिट्ठी, जो शायद कविता की माँ की थी। उन्होंने मेरी बेटी को रातों रात उठा लिया था और फिर घर को जला दिया। हमारी चीखें दबा दी गईं, लेकिन मेरी बेटी की आत्मा कभी नहीं रुकेगी जब तक उसका नाम साफ नहीं किया जाएगा। आरव अब सब कुछ जान चुका था। उसने गांव के मंदिर में सबके सामने डायरी पढ़कर सुनाई, अपने पूर्वजों की गलती को स्वीकार किया और हवेली के सामने एक छोटी सी समाधि बनवाई जिस पर उसने लिखा, कविता जिसे इंसाफ नहीं मिला, लेकिन अब उसे शांति मिले। उस रात पहली बार हवेली की लाइटें खुद से बुझ गईं, लेकिन अब उसमें कोई हलचल नहीं थी। कहते हैं कविता की आत्मा ने आरव को माफ कर दिया, क्योंकि उसने नफरत का जवाब सच और इंसाफ से दिया। सब कुछ ठीक लग रहा था। हवेली शांत थी, गांव में लोग अब डरते नहीं थे। आरव अब रोज मंदिर जाता और कविता की समाधि के आगे दिया जलाता। लेकिन एक दिन जब वो मंदिर से वापस लौट रहा था, एक छोटी लड़की हवेली के दरवाजे पर बैठी थी। उसने आरव को देखा और पूछा, क्या आप कविता भाभी को जानते हैं? आरव ठिठक गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई और बोली, मैं निर्मला हूं। उन्होंने मेरा नाम नहीं सुना ना कभी, लेकिन मैं भी उसी रात मरी थी, उसी आग में। आरव के हाथ से दिया गिर गया। पीछे देखा, हवेली की सभी खिड़कियां खुद ब खुद खुल गई थीं। अब हवेली सिर्फ कविता की नहीं थी, अब वहां निर्मला भी थी।
और उसका दर्द अभी भी अनसुना था। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे नाइट मिस्ट्री, जहां हर कहानी में छुपा है कोई अनकहा डर, कोई भूली हुई चीख। ये कहानी एक शापित हवेली की थी और कविता की आत्मा को तो शायद चैन मिल गया, लेकिन निर्मला की कहानी अभी बाकी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि हवेली के अंधेरे में निर्मला का क्या राज छुपा है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट करके बताएं, क्या आप तैयार हैं हवली पार्ट 2 के लिए? नाइट मिस्ट्री पर डर की दुनिया अभी खत्म नहीं हुई। हम फिर मिलेंगे एक और रहस्य के साथ। शुभ रात्रि।